हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा एंड फ्रेंड्स। मेरा ये सीरीज ऑफ पॉलिटी करंट अफेयर्स कंटिन्यूज है। आज हमने एक वीडियो ऑलरेडी पहले किया था, थोड़े टाइम पहले, दैट इज पॉलिटी करंट अफेयर्स में ही सीरीज में विद रिगार्ड्स टू इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिकॉज 25 जून 1975, यानी कि अभी 25-26 जून जो इंटरमीडिएट टाइम था, वो सो कॉल्ड द उस इमरजेंसी की याद दिला रहा था जो कि फर्स्ट इंटरनल इमरजेंसी थी। तो ऐसे ही टॉपिक्स होते हैं जो यूपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, रेलेवेंट करंट अफेयर्स पढ़ने होते हैं। लेकिन वो रेलेवेंट करंट अफेयर्स रटने नहीं होते। वो रेलेवेंट करंट अफेयर्स यू विल हैव टू इंश्योर दैट यू कनेक्टेड टू द स्टैटिक पोर्शन ऑफ योर पॉलिटी, एंड इफ यू कनेक्टेड टू द स्टैटिक पोर्शन ऑफ पॉलिटी, देन एंड ओनली देन डज इट मेक सेंस। अब एक न्यूज़ और आजकल आ रही है, and we are very very close to the elections of the president. The new president of India is going to be elected, and ये तुमने बहुत बार न्यूज़ में अब देख लिया होगा। आज मैं तुम्हें इन कंसिडरेबल डिटेल, इनफैक्ट मैं पूरा का पूरा डिटेल पढ़ा दूंगा, बिकॉज विच एवर न्यूज़ पेपर दैट यू रीड, तुम्हें इस टाइम इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में पता चल रहा होगा। आई टेक वट एवर टाइम इट इज रिक्वायर्ड, और मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा विद रिलेशनशिप टू इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो हम सारा प्रोसेस समझेंगे। मैं तुम्हें एज इट इज़ पढ़ाऊंगा जैसे एक क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, सो दैट यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन। तुम्हें पता चले कि प्रिपरेशन करते कैसे। सो दोज ऑफ यू डोंट नो मी, आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। अन अकेडमी में मुझे मेरे कोड सिड लाइव SIDLIVE के नाम से जाना जाता है। ये कोड आपने यूज़ करना चाहिए जब भी आप प्लस क्लासेस ज्वाइन कीजिए और आइकॉनिक क्लासेस ज्वाइन कीजिए, कोई भी आप कॉम्बैट सब्सक्रिप्शन लीजिए, प्लीज़ यूज़ द कोड सिड लाइव SIDLIVE। ये मेरा रेफरल कोड है। एवरी टाइम यू यूज दिस आपको इमीडिएट ह्यूज डिस्काउंट मिल जाएगा। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, यूज द कोड सिड लाइव SIDLIVE। एंड उसी तरह से यू शुड बी वेरी वेरी थैंकफुल टू अन अकेडमी विच इज़ द लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया, जिसकी वजह से हमें ये मौका मिला है सो दैट वी कैन इंटरैक्ट, ताकि आई कैन टीच यू। एंड द रीज़न ओवर हियर इज दैट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया और ऑन वन प्लेटफॉर्म। बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। ये मैं सिर्फ पॉलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यू नेम इट, एवरीथिंग विल बी ऑन प्रेजेंट ऑन अन अकेडमी। तो प्रीलिम से लेकर मेन से लेकर ऑप्शनल तक, ऑप्शनल से लेकर इंटरव्यू तक हम आपका साथ देने आए हैं। यू आर अ वाइस गैंग ऑफ स्टूडेंट्स माय फ्रेंड्स। इतना रीजनेबल कोई नहीं होता। नाउ ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। मैं चाहता हूँ कि आप लोग हो सके तो मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये इसका लिंक है। और एनीथिंग, एनी अपडेटेड नॉलेज ऑफ पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, जो भी मुझे मिलता है, कोई नया न्यूज़ आया इंटरनेशनल डोमेन में, कोई नया पार्लियामेंट्री लॉ आया, सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आई, या फॉर दैट मैटर मेरा ही कोई नया कोर्स हुआ, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर ही कम्युनिकेट करूँगा, नोवेयर एल्स। अगर आपके पास इस टाइम पर मोबाइल कैमरा है तो आप इस कोड को स्कैन कर लीजिए। अब इस कोड को स्कैन करेंगे तो भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपकी। इस डेट को मार्क कर लीजिए, 27 जून टू 30 जून, 27 जून टू 30 जून। अगर आप फैसला कर ही रहे हो, अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर ही रहे हो, तो माइट एज वेल उसकी तैयारी ऐसे कीजिए जो कि स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन हो। हाफ प्रिपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं। और अगर आपको ये ज़रूरत है तो आपको अन अकेडमी के पर से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मिलने वाला है नहीं। just look at the prices, just look at the reasonability, and just look at the advantages जो अन अकेडमी आपको ऑफर करता है। और उससे भी कमाल की बात है कि 27 जून टू 30 जून तक अगर आपने ये सब्सक्राइब कर लिया, सो यू विल गेट अ 20% ऑफ ऑन ऑल योर UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। सिर्फ तुम्हें कोड यूज़ करना है SIDLIVE। तो जब आप ऐप पर जाओगे, जहाँ पर रेफरल कोड है, वहाँ पर लिख दीजिए SIDLIVE सिड लाइव, और देखो 13,772 से लेकर ऑल द वे टिल 35,126, 12 महीने का, 18 महीने का, 24 मंथ, 36 मंथ, यू नेम इट, एंड यू विल गेट द एडवांटेज ऑफ दिस पार्ट। सिर्फ तुम्हें याद रखना है 27 टू 30, और तुम्हें याद रखना है कोड सिड लाइव। So the great opportunities, you are also being offered UPSC CSE टेस्ट सीरीज, जिसमें मेन टेस्ट सीरीज है, जिसमें 15 टेस्ट है, एनालिसिस सेशंस, डिटेल्ड एवेलुएशन, एक्सक्लूसिव मेन स्टडी मटेरियल। ऑप्शनल टेस्ट सीरीज है जिसमें असेस योर प्रिपरेशन विद 8+ टेस्ट, timely and detailed evaluation, detailed explanation, and comprehensive model answers. So all you have to remember is the code SIDLIVE, और तुम्हें इसमें भी 20% ऑफ मिल जाएगा। 20% ऑफ, मजाक नहीं होता।
शायद ही कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होगा जो इतना हेल्पफुल होगा टू गिव यू अ रियलिस्टिक चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम। सो दिस इज मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम। आपको ज्वाइन करना बड़ा आसान है। इस कोड को स्कैन कर लीजिए, जहाँ पर एनरोल नाउ है उसको क्लिक कीजिए, प्रोवाइड योर डिटेल्स एंड वोला यू आर ऑन द वे। सो मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने का बहुत ही सिंपल तरीका ये है। सो वाई अन अकेडमी, मैं क्यों इतनी तारीफ कर रहा हूँ, बिकॉज ये सही में बहुत ही काम का है। वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स है, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्स है, अनलिमिटेड व्यूज ऑन लेक्चर्स, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, एंड टू एंड प्रिपरेशन, लाइव मेंटरशिप एंड डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर मेंस होगा। 170 से ज़्यादा टॉपर्स हमें 2020 में हमने प्रोड्यूस किए, 178 से भी ज़्यादा टॉपर्स 2021 में आए। वी आर श्योर दैट वी विल रेप्लिकेट योर रिजल्ट। हम आपका साथ देने आए हैं। यू आर वाइस गैंग ऑफ स्टूडेंट्स, टेक अ वाइस डिसीजन नाउ। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको मनी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, डोंट वरी, अन अकेडमी आपके लिए लोन फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन लाए है, विच इज गोइंग टू ऑफर यू 0% EMI पर ये सब लोन्स। सो ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एज आई सेड, यू आर अ वाइस गैंग ऑफ स्टूडेंट्स, टेक अ वाइस डिसीजन नाउ, ज्वाइन नाउ। सो आज का टॉपिक, एंड दिस टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एन अनाउंसमेंट जो आप सब लोगों को मालूम ही है। सो एनडीए हैज अनाउंस मैडम द्रौपदी मुर्मू's नेम एज द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। तो ये पिक्चर आपने अब न्यूज़पेपर में ये मेन हेडलाइन चल रहा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, head of the state, the first citizen of India, the topmost head executive, formal head executive, the first citizen of India is going to get elected. So it's a big news, और ये बहुत ही important news है। और NDA यानी कि द रूलिंग अलायंस इज नाउ सपोर्टिंग मैडम द्रौपदी मुर्मू's नेम एज द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, क्या होता है प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, कैसे इलेक्टोरल कॉलेज कंडक्ट करता है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल है। वी विल डू एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू बी टोल्ड विद रिगार्ड्स टू द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और इसके बाद तुम्हें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में शायद ही कुछ और पता करने की ज़रूरत होगी। सो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर न्यूज़ बहुत क्लैरिटी से आ रही है, और ये क्लैरिटी से न्यूज़ आने के साथ साथ आपको इसका मतलब भी समझना चाहिए। यहाँ लिखा है द्रौपदी मुर्मू सेट टू बी इलेक्टेड फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये सेट टू बी, क्योंकि अभी तो इलेक्शन आया नहीं है, सो क्यों सेट टू बी इलेक्टेड बोल दिया गया, क्या होता है सपोर्ट फ्रॉम द एनडीए या रूलिंग अलायंस से क्या फ़ायदा पड़ता है, विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। तो अगर तुम इसको ध्यान से पढ़ोगे तो द्रौपदी मुर्मू, फॉर्मर झारखंड गवर्नर, is said to be elected as the next president, the first tribal woman to occupy the highest post in the country. So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके और इसको समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें लिखा है मुर्मूस इलेक्शन। देखिए ये वर्ड में लिखा है द्रौपदी मुर्मूस इलेक्शन इज ऑलमोस्ट सर्टन given that the numbers are heavily stacked in favor of the ruling NDA. Her candidature announced by BJP President in JP Nadda following the meeting of a party's parliamentary board appear to have put some of the opposition parties in a spot. So क्या important part है, कैसे ये सपोर्ट पता चलता है, कैसे ये ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैडम द्रौपदी मुर्मू इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है। तो ये 2020 को पॉइंट है। तो हमारे पास है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शेड्यूल टू बी अनाउंस टुडे, राइट। और ये इसलिए हो रहा है बिकॉज द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद साहब का टर्म खत्म हो रहा है 25 जुलाई को। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड ईच अदर। सो इसको पहले समझने की कोशिश करेंगे, एंड वन बाय वन लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड ईच लाइन ऑफ दिस पार्ट। एंड एज आई प्रॉमिस्ड यू, तुम्हें इस क्लास के बाद शायद ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जिंदगी में दोबारा पढ़ना पड़ेगा। सो लेट अस ट्राई एंड डू दिस। सब काफ़ी बड़ा स्टेक मार दिया, काफ़ी बड़ा क्लेम है, ढंग से कर लेते हैं। लेट्स डू व्हाट इज कॉल्ड एज 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन। यही मैं तुम्हें क्लेम कर रहा हूँ और समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हेन आई स्पीक अबाउट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, व्हेन आई स्पीक, बड़े आराम से, अगर मैं तुम्हारी जगह होता और
मुझे अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छी तरह से करना होता, तो ये मेरे पास बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी था। मैं एक नोटबुक लेता और मैं एक एक वर्ड के नोट्स बनाता। सो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है उसको करते कैसे, तो पहले 3-4 वर्ड्स को समझ लेते हैं और फिर उसको समझते हैं। सो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होता है वो होता है, इसको ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, इट इज डन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन by proportional representation, by proportional representation, by proportional representation and single transferable vote। तो मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, तुम मेरे साथ ही पढ़ लो, ओके, ताकि तुम्हें दोबारा ये करने की ज़रूरत ना पड़े। एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो हमारे पास 3 वर्ड्स है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ये हमेशा के लिए याद हो जाए। तो ये 3 वर्ड्स तुम में से बहुत सारे लोगों को अजीब सा लग रहा होगा, बट डोंट वरी, अभी के लिए करो। एज अ प्रॉमिस यू, एट द एंड ऑफ दिस क्लास तुम्हें सब कुछ क्लियर होगा। सो हमारे पास 3 वर्ड्स है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज डन बाय, या उनको डिस्क्राइब किया जाता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को डिस्क्राइब किया जाता है एज इलेक्शंस बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड, एक एक वर्ड करके एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है, जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है दैट हमको ये सारी चीज़ें पढ़ाई कहाँ से जा रही है। तो जब हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करते हैं, जब हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करते हैं तो हमें 2-3 प्रोविजंस समझने पड़ेंगे। कुछ प्रोविजंस हमको पढ़ना पड़ेंगे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन अदर वर्ड्स, द प्रोविजंस ऑफ द इलेक्शन of the president is laid down in article 54 of the constitution of India। तो जी ये तो बात कंफर्म्ड हो गई है कि 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 54 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस बात को प्लान आउट कर रहा है या फिर प्रोवाइड कर रहा है कि इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट होते कैसे। मैंने स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी, इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। देखिए जो इंटरेस्टिंग बात है, जो ज़्यादातर लोगों को आइडिया नहीं है, जो तुम्हें मालूम होना चाहिए, कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन केवल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ। ओके, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज ऑल्सो रेफर टू in the presidential and the vice presidential election act of 1952 or also the presidential and the vice presidential election rules of 1974। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ईयर 2019 में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आया था, उसमें आया था, देखो अगर हम रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की बात करते तो रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है कि रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 में भी दिया हुआ है। और यही क्वेश्चन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में यूपीएससी सीएसई में 2019 में क्वेश्चन आ गया था। सबको मालूम था, वैसे तो ज़्यादातर लोग वो भी नहीं पढ़ के जाते, क्योंकि लोग जैसे मर्जी टाइम पास करके एग्जाम में चले जाते, विच इज़ अ वेरी सैड थिंग। और उस एग्ज़ाम में की प्रिपरेशन में कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता। लेकिन जिसने किया भी होगा ना, वो ये करके जाता है कि यार रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से हुआ, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने जजेस इंक्वायरी एक्ट के बारे में नहीं पता किया, और पता ही नहीं था ज़्यादातर लोगों को। तो फिर क्या हुआ, तो कोई बात नहीं, और उसके चक्कर में आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो वैसे ही याद रखना कि जब हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करते हैं, जब हम प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात करते हैं, तो वो सिर्फ आर्टिकल 54 के बारे में नहीं है, ओके। या फिर अब ये भी एक प्रॉब्लम है, अब मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ ना, तो लोग बोलेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स याद करने हैं क्या नंबर वाइज, कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन इतना तो याद कर ही लो कि इट इज़ प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। So it is provided in the constitution. Along with that, there is also the Presidential and Vice Presidential Election Act of 1952 and the Presidential and the Vice Presidential Election Rules of 1974। ठीक है जी, तो अभी तक हमारी दो कहानी पूरी हो गई क्लैरिटी से। तो एक बार इसको रिकैप करेंगे। तो हमारा रिकैप क्या है सर, हमारे पास रिकैप है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इनडायरेक्ट इलेक्शन
by proportional representation and single transferable vote. Proportional representation and single transferable vote. ठीक है, और ये जो है मैं ये इसी स्लाइड को ना बार बार वील स्टार्ट फिलिंग अप, ताकि लास्ट में हमारी ये एक स्लाइड ना तुम्हारा पूरा का पूरा रिकैप हो जाएगा। और ये कहाँ प्रोवाइडेड है? ये प्रोवाइडेड है आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एंड प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट एज वेल एज रूल्स। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ तक खत्म करते हैं, आगे चलते हैं। सो अब हम इस पॉइंट तक आ गए, तो हम वील कीप कमिंग बैक टू इट। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ ताकि तुम्हें पता कि हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पर यू नो द एंटायर समराइजेशन यहाँ पर होगी। ओके, तो ये सब कुछ ही इस स्लाइड पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एक ही स्लाइड दूंगा मैं लास्ट में तुम्हें, और भी कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन, तो एक एक वर्ड को समझते हैं। नहीं, पहले मैं वर्ड को नहीं समझता, पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझते हैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किए कब जाते हैं। हाँ, तो ये किए तो बाद में जाते हैं। ओके, इन द सेंस पहले हम कुछ और पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कि टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है। वेरी गुड, तो हमारे पास है टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है। द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज फिक्स्ड। यस, क्या फिक्स्ड है सर? फिक्स टर्म है दैट ही सर्व्स और ही ऑक्युपाइज द ऑफिस फॉर अ पीरियड मैक्सिमम ऑफ 5 years। अब ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी ट्विस्ट आता है, क्योंकि 5 years तो सबको पता है, लेकिन वो कभी कभी ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो बोलते हैं कि 5 years फ्रॉम वेयर, मतलब कब से। ओके, सो इट इज मैक्सिमम 5 years फ्रॉम द डे दैट ही स्टार्ट्स ऑक्युपाइंग ऑफिस, from the day that the president occupies office। ये ऐसा क्वेश्चन आता है, या फिर assumes office, जो मर्जी वर्ड समझ लेना। तो मैं तुमको सारे के सारे MCQs भी बताते हुए जा रहा हूँ। सो फ्रॉम द डेट दैट ही ऑक्युपाइज ऑफिस, जहाँ से उनका ऑफिस स्टार्ट किया वहाँ से 5 years होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग इसी पॉइंट से दो और पॉइंट्स आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुमको आर्टिकल 52, अब मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं स्टैट्यूटरी वार्निंग दे रहा हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें आर्टिकल के नंबर हो पता हो। अब मुझे कॉन्स्टिट्यूशन याद है, लेकिन इसलिए मैं उसको नंबर के साथ बता रहा हूँ, बट तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल याद करो। मैं सिर्फ मैं इतने में भी खुश हो रहूँगा और तुम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्रैक कर जाओगे अगर तुम जो आर्टिकल नंबर ना भी होकर उसका कंटेंट समझ लो और वो तुम्हें याद हो। अब यहाँ पर आर्टिकल 52, मैं फिर ये बोल रहा हूँ, आर्टिकल 52 सेज दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर वर्ड क्या है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये क्या बात हुई? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब है ये एक मैंडेटरी ऑफिस है। इन अदर वर्ड्स, हमेशा हमें एक प्रेसिडेंट साहब चाहिए। ओके, सो देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, ये मैंडेटरी ऑफिस है। अब इसको पहली वाली लाइन से कनेक्ट करो। मैंने बोला मैक्सिमम 5 years फ्रॉम द डेट द प्रेसिडेंट ऑक्युपाइज और स्टार्ट्स टू ऑक्युपाई ऑफिस, उनका टर्म खत्म हो जाता है। ग्रेट, अब क्या होगा? टर्म खत्म हो गया? नहीं, तो मान के चलो ये वो दिन है जिस दिन ये टर्म ऑफ 5 years कंप्लीट हो रहा है। ओके, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये मैंडेट है, ये काम दिया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये काम दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये 5 years ख़त्म होने से पहले पहले इसके एंड होने से पहले समझने की कोशिश करो। 5 years ख़त्म होने से पहले इसको एंड होने से पहले प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कंडक्ट कर दो। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। मैंने क्या बोला? प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कंडक्ट करना चाहिए बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI प्रायर टू द एंड ऑफ द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब ये भी कहीं तो दिया ही होगा, बिल्कुल, तो ऐसे थोड़ा ना होता कि हम देंगे नहीं। तो ये जो टर्म है ये दिया हुआ है आर्टिकल 62 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में।
सो आर्टिकल 62 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा। देखो मैं तुम्हें कहाँ से कैसे कैसे कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ। मैंने तुम्हें जो वादा किया है वो पूरा होगा, ताकि तुमको कभी भी गड़बड़ ना हो विद दिस। सो पहले, सबसे पहले इससे एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। द इलेक्शन कमीशन विल टुडे अनाउंस द शेड्यूल फॉर द इलेक्शंस ऑफ द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक पहला क्वेश्चन ये है कि हु कंडक्ट्स द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। So the conduct of the elections of the president or the superintendence, direction and control of the elections of the president is in the control of the election commission। एक हो गया क्वेश्चन ये। दूसरी बात है जो मैं तुम्हें अभी समझाने की कोशिश कर रहा था, द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद एंड्स ऑन जुलाई 25। तो 25 जुलाई को 5 years हो जाएंगे ऑफ द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट with regards to first day from which he assumes office or occupies office। अब आया according to article 62 of the constitution, the next president must be elected by then। तो यहाँ पर है कि next president must be elected by then। ये एक mandate है under article 62 of the constitution that the next president must be elected by then। so ये बहुत ही important point है with regards to presidential election। so हम लोगों ने इसको समझ लिया है, let us understand आगे। so अगर मैं आर्टिकल 62 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ूँ तो ये बिल्कुल क्लियर से जो मैंने अभी अभी तुम्हें समझाया वो बिल्कुल क्लैरिटी से आ जाएगा। देखो सब्जेक्ट की क्लैरिटी, देखो सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ, देखो तुम्हें कितना अब्जॉर्ब हो रहा है। तो ताकि तुमको मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया फिर तुम्हें कहीं और से नहीं पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज एवरीथिंग जो कुछ भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ विल बिकम एब्सोल्युटली क्लियर इन योर माइंड। अब यहाँ लिखा है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वेकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। तो अभी के लिए हमारा पहला ही पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पहला पॉइंट है एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी कॉज बाय द एक्सपिरेशन ऑफ द टर्म। ये एक्सपायर हो गया, टर्म खत्म, 5 साल हो गए, ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी कंप्लीटेड इलेक्शन शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। तो इलेक्शन ऐसे कंडक्ट करो ताकि इलेक्शन जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है उनके टर्म खत्म होने से पहले पहले इसको कंडक्ट कर लिया जाए। ये आर्टिकल 6 है। तो तुम्हें एक एक वर्ड यहाँ तक क्लैरिटी से मैंने तुम्हें समझा दिया है। आई होप तुमको नोट्स बनाने में कोई तकलीफ नहीं। तो अब यहाँ तक हम पहुँच गए, तो मेरे ख्याल से तुम्हारे नोट्स भी बनते जा रहे हैं, और मुझे अब तुम्हें यकीन होता जाएगा कि देयर इज़ अ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम जिसमें कि तुम्हें हराए ना जा सके। सो 5 years का ये जो टर्म है ऑफ द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट वो ख़त्म होगा यहाँ। इलेक्शंस मस्ट बी कंडक्टेड एंड इट शुड बी फिनिश्ड बाय देन। ऐसे क्वेश्चन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बड़े ऑफन आ सकते हैं और आते भी है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इतना क्लैरिटी है तुम्हें ऐसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, व्हेन शुड द इलेक्शन बी कंडक्टेड, व्हेन इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फिर जाएगा चॉइस नंबर 1 2 3 4, 6 months बिफोर, 3 months बिफोर, 1 month बिफोर। मुझे नहीं पता ये क्या बात हुई, नहीं मुझे थोड़ा ना पता, क्योंकि ये सब थोड़ा ना आंसर है। आंसर इज आर्टिकल 62 विच सेज दैट मुझे नहीं पता कि 1 month है कि 1 week है, बाय देन बाय द टर्म एंड ये इलेक्शंस कंडक्ट हो जाने चाहिए। सो ये आर्टिकल 54 में लेट डाउन है, और ये मेरी समराइजेशन की, मेरी ये समराइजेशन वाली स्लाइड पे दोबारा आ रहा हूँ मैं। सो हमने ये किया, हमने इसे 2 पॉइंट्स और हमें समझ में आ गए कि ये इलेक्शंस कंडक्ट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये एक्चुअली तो वैसे इस वाला टॉपिक्स में नहीं है, बट अगर कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन आया तो उसमें आता है आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बोलते हैं द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल over the elections of the parliament, the state legislature, the president of India and the vice president of India lies with the election commission of India। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा आता है। ओके, और फिर एक्चुअली उसमें क्वेश्चन आता है कि म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कोई लेना देना नहीं विद रिगार्ड्स टू द इलेक्शन। अब ये हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर हमने आर्टिकल 62 पढ़ दिया, फिर हमें टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट भी समझ में आ गया। बताओ कितने सारे क्वेश्चन तो हमें यहीं पर ही हो गए।
टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हमने यहाँ पर ही खत्म कर दी। वेरी गुड। ये क्वेश्चन आएगा 5 years, मैक्सिमम 5 years फ्रॉम द डे दैट ही अज्यूम्स और ही ऑक्यूपाइज ऑफिस। तो ये बड़ा ज़रूरी है दैट आपको ये सारा का सारा एस्पेक्ट वन आफ्टर अनदर समझ में आए। ग्रेट। सो अब हम आगे चलेंगे। अब हम करेंगे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज पार्ट एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। सो सबसे पहले मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों बोलते हैं इसको। सो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन समझने का बहुत ही अच्छा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट इलेक्शन समझ जाओ। वेरी स्मार्ट, ये अच्छा आइडिया। सो डायरेक्ट इलेक्शन पहले पढ़ लेते हैं और इनडायरेक्ट इलेक्शन इसके बाद अपने आप समझ आ जाएगा। सो तुम लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हो, ओके, वेरी गुड। सो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, सो या फिर विधानसभा का चुनाव हो रहा है। सो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जो है उसमें पीपल, सिटीजन्स, वो खुद वोट करते हैं। हाँ हाँ, हम भी तो पार्टिसिपेट करते हैं। तो सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्ट वोटिंग करते हो। क्योंकि तुम डायरेक्ट वोटिंग कर रहे हो टू द लोकसभा एंड टू द विधानसभा, इसीलिए ये इलेक्शंस कहलाता है डायरेक्ट इलेक्शंस। ओके, तो डायरेक्टली, सो पावर इज वेस्टेड इन द सिटीजन्स, पावर इज शिफ्टेड थ्रू वोटिंग एंड इट गोज टू योर क्या हो गया, योर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये बन गए आपके रिप्रेजेंटेटिव्स, ये बन गए आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, तो आपका पावर यहां से गया और यहां चला गया। ओके, लेकिन हमने किसका इलेक्शन कंडक्ट करना है? हमें इलेक्शन कंडक्ट करना है प्रेसिडेंट साहब का। सो हमारा इलेक्शन हो रहा है प्रेसिडेंट साहब का। प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शंस में जो सिटीजन्स होते हैं उनका डायरेक्ट वोटिंग नहीं होता। ओके, तो सिटीजन्स डायरेक्टली वोट नहीं करते, तो कौन वोट करेगा? सिटीजन्स डायरेक्ट वोट नहीं करेगा तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वोट करते। इन अदर वर्ड्स, द रिप्रेजेंटेटिव्स, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि जो हमने पहले ही वोट करके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को इलेक्ट किया है, ये पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये वोट करेंगे इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो ये डायरेक्टली नहीं है। ओहो, ये डायरेक्टली कहाँ रह गया? अब कहाँ डायरेक्टली रह गया? ये तो डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट हो गया। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट द सिटीजन्स डू नॉट वोट, योर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, दैट इज द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट and the members of legislative assemblies, they participate, they vote in the presidential election, and that is why it is called as indirect election. तो हमने एक और लाइन पढ़ ली है, हमें समझ में आ गया that citizens are not voting और your elected representatives are voting। अब आगे समझते हैं। अब जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए तो इनको कोई तो ऑर्गेनाइज करेगा ना। हाँ, अभी तो मैंने बता दिया था तुमको, मैंने बोला था कि इनको ऑर्गेनाइज करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज इलेक्टोरल कॉलेज। वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जिसको बोला जाता है इलेक्टोरल कॉलेज। ये कौन सा कॉलेज है? कॉलेज नहीं है, ये इलेक्टोरल कॉलेज है। तो अब जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है, वो जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है वो इलेक्टोरल कॉलेज, उसमें वोटिंग करेंगे। ओके, अब ये इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन है? ध्यान से सुनना जो मैं लाइन बोल रहा हूं। ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मैं फिर ये बोल रहा हूं, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। अब जो सुनने वाले होंगे ना, वो वही सुनते हैं जो उनको दिल करता है सुनने को।
ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। अब जो सुनने वाला होगा ना उससे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सुनेगा ना, मैंने बोला ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। सारी कहानी है ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये हो गया ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। दूसरी बात है ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स, फिर से समझो, एक एक वर्ड मैटर करता है। ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, कहाँ के? अरे सारे स्टेट्स के, ऑफ ऑल द स्टेट्स, ऑफ ऑल द स्टेट्स, प्लस ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ the NCT, National Capital Territory of Delhi, and the Union Territory of Puducherry। वैसे तो जम्मू एंड कश्मीर भी होता, लेकिन विधानसभा उनकी रेडी नहीं है। लेकिन इस इलेक्शन में ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स है। बेटा गलती करना मत, सारी की कराई मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मेरा पॉइंट यहाँ पर फिर कंसंट्रेट करो, यहाँ पर है ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ऑल द इलेक्टेड एमएलएस ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड यूटी ऑफ पुडुचेरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स का इसमें कोई रोल नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। नॉमिनेटेड मेंबर्स का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कोई रोल नहीं होता। इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है उसमें केवल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, सारे राज्यों के इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए, सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड वाले होने चाहिए, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होने चाहिए of the NCT of Delhi and the Union Territory of Puducherry। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट तुमको आ जाना चाहिए। हमने इलेक्टोरल कॉलेज को कर दिया और ये हमारा इलेक्टोरल कॉलेज हो गया। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज एक्चुअली जो मैनिफेस्ट कर रहा है, जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था, वो है इनडायरेक्ट इलेक्शन का। और अब मेरे ख्याल से हमने इसको काफ़ी बार रिपीट कर दिया है। और अब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में तुमको अगर घुमा के पूछा जाएगा तो कंफ्यूज मत होना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस पार्ट। इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ऑफ द पार्लियामेंट, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल द स्टेट्स, और ऑल इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ऑफ द एमएलएस होते हैं ऑफ the NCT of Delhi और the UT of Puducherry। ओके, वो इस बार के लिए ऑब्वियसली अगर जब जम्मू एंड कश्मीर रेडी होगा तो वो भी हो जाएगा। नाउ ये हो गया इनडायरेक्ट इलेक्शन। नाउ इसमें अब क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है इसके साथ एक वर्ड और आता था, और वो वर्ड आता था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है? सो इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को समझने की कोशिश करो। सी, व्हेन आई से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कौन वोटिंग कर रहा है? वोटिंग कर रहे हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। अरे भाई वो तो मैं समझ गया, लेकिन जो वोटिंग कर रहे हैं वो सिटीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव्स है। कौन है? सिटीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव्स है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ये सुनो, अब सवाल ये पैदा होता है कि कितने सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी सिटीजन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ दीज पीपल। उस बेसिस पर हमारे यहाँ पर जितने भी इलेक्टोरेट है, जो भी इलेक्टोरल कॉलेज में पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी वोटर्स होंगे, उनके वोट की वैल्यू निकाली जाती है।
उनके वोट को वैल्यू दी जाती है, और ये वैल्यू इसलिए निकाली जाती है बिकॉज इट इज प्रोपोर्शनल टू हाउ मेनी सिटीजन्स आर यू रिप्रेजेंटिंग। लाइन समझ में आ गई होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। सो यहां पर एक सिटीजन नहीं, यहां पर कितने सिटीजन्स का वोट को तुम रिप्रेजेंट करते हो उस हिसाब से एमएलए और एमपीस दोनों के वोट्स की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। बहुत बढ़िया। तो अब हम इसके वोट के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू। ओके, सो पहले हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ अ एमएलए, वोट ऑफ एन एमएलए। बहुत ध्यान से सुनना, फिर मैं तुमको इसका समराइज वर्जन दे दूंगा। लेकिन क्या है ना, अगर तुम पहले समरी पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो पहले मैं तुमको इसको समझा देता हूँ, फिर तुमको आहा मोमेंट आएगा, वाह यार हमें तो सब समझ में आ गया। सो मान के चलते, चलो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कैलकुलेशन करते हैं, सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, और कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द वोट, वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए, और एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, से फ्रॉम उत्तर प्रदेश। चलो, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के एक एमएलए साहिब का हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। पहले उत्तर प्रदेश का करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ये होगा फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, टोटल पॉपुलेशन of the state of Uttar Pradesh, okay, divided by total number of elected members, total number of elected members of legislative assemblies of Uttar Pradesh। मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, पहले करेंगे टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, फिर करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड विधायक, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कितने इन द यूपी विधानसभा। तो यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बार 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 वही कीवर्ड है, और उसको एक और बार 1000 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो जो भी वैल्यू आया, जो भी वैल्यू आया, वो वैल्यू विल बी फॉर, ये ध्यान से सुनना, वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए, यानी कि ईच एमएलए ऑफ उत्तर प्रदेश का वैल्यू है। तो ये वैल्यू ऑफ ईच एमएलए ऑफ उत्तर प्रदेश की वैल्यू आया। ओके, काफी मुश्किल काम है, मुश्किल कुछ नहीं है। टोटल पॉपुलेशन निकालो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तर प्रदेश और लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/1000। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो ऐसे ही आप कैलकुलेट करते चले जाओ। कैसे, तो इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। तो यहां पे क्या है, वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए। अब मान के चलो, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सो गुजरात, तो गुजरात का एग्जांपल, तो इसमें क्या चेंज करोगे, सिर्फ इसको चेंज कर दो, यहां पर यूपी हटाओ, गुजरात डालो, यहां पर यूपी हटाओ, गुजरात डालो। ओके, फिर हमें क्या वैल्यू आएगी, वैल्यू ऑफ ईच एमएलए ऑफ गुजरात, ईच एमएलए ऑफ गुजरात। उसी तरह से तुम, यू कैन ऑलवेज डू म्यूटेटिस एंड यू कैन कीप ऑन चेंजिंग दिस पार्ट। तो इसको चेंज कर दो, यहाँ पे लिख दो मध्य प्रदेश, यहाँ पर आ जाएगा मध्य प्रदेश, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह से आप हर स्टेट के हर एमएलए का वैल्यू निकालेंगे। अब थोड़ा बहुत अगर तुम इस बारे को थोड़ा सा गौर फरमाओगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि थोड़ा बहुत डिफरेंस आना बनता है, बिकॉज ऑफ ऑल्दो इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज वी ट्राई एंड कीप द रिप्रेजेंटेशन एज क्लोज टू यूनिफॉर्म एज पॉसिबल, बट ये पॉसिबल ही नहीं। तो यहां तक हो गया प्रोसेस, बहुत ही आगे, अब आगे चलेंगे। तो अब हम इसको आगे लेकर चलते हैं, और अब हम प्रोपोर्शनल है। तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि मैंने इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों बोला था,
बिकॉज हर वोट की वैल्यू निकाली जा रही है। तो हमने इसके वोट की वैल्यू निकाल दी। अब हमने हर एमएलए का वोट की वैल्यू निकाल दी। अब ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो एमएलए, सारे एमएलएस, ऑल एमएलएस मतलब यूपी के विधानसभा के सारे, बिहार के विधानसभा के सारे, दिल्ली के, पुडुचेरी के, मध्य प्रदेश के, कर्नाटक के, तमिलनाडु के, असम के, अरुणाचल के, सबके जितने एमएलएस है 4123 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन सबकी वैल्यूज को टोटल करो, सबकी वैल्यूज को टोटल करो। ओहो, बहुत भयंकर वैल्यू आएगी। वो जो टोटल वैल्यू है, वो जो टोटल आया, ऑल एमएलएस ऑफ द कंट्री, ऑल एमएलएस ऑफ द कंट्री की वैल्यू को टोटल करो। ठीक है, वो जो टोटल आया, जो भी टोटल वैल्यू, तो इसको नाम दे देते टी। ओके, ये जो टी टोटल आया, इस टी को डिवाइड करो बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ये इलेक्टेड बहुत पीछे पड़ गए। अरे, इलेक्टेड इज अ की वर्ड। ओके, नॉमिनेशन मेंबर्स को अलाउड नहीं है। सो टी represents the total value of the votes of all MLAs of the country, उसको टी बोलो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा भी और राज्यसभा भी, जो भी वैल्यू आया। ओके, जो भी वैल्यू आया, वो वैल्यू सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए सेम ही होगा। जब फॉर्मूला सेम है तो सेम ही होगा। That value will be the vote or the value of the vote of each MP, member of parliament. That will be the value of the vote of each MP. तो मैंने तुम्हें पहले बोला, स्टेट्स के जो वैल्यू आएगा, जो एमएलएस का वैल्यू आएगा, वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू द वोट ऑफ द एमपीज। वो चाहे लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, उनके वोट की वैल्यू सेम ही होगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पे अटेंशन टू एवरी वर्ड ऑन दिस पार्ट। सो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें आंसर मिलता वो देखेगा। सो लेट अस पे अटेंशन एंड लेट्स गेट दिस पॉइंट। सो यहाँ क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच इलेक्टोरेट, यानी कि ईच वोटर, ईच एमपी एंड एमएलए वोट हैज अ सर्टन वैल्यू अटैच टू इट, इसलिए इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। दिस डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। फॉर द एमएलए द नंबर इज डिसाइडेड बाय, मैंने क्या बोला था, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो इंपॉर्टेंट वर्ड इज इलेक्टेड। तो ये हो गया एमएलए का, फर्दर डिवाइडेड बाय 1000। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, फर्दर डिवाइडेड बाय 1000। उसी तरह से द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, इज डिसाइडेड बाय डिवाइडिंग, ध्यान से सुनना, टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ एमएलएस ऑफ द कंट्री, वो जो टी है, टी, हाँ, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन द लोकसभा एंड द राज्यसभा। कीवर्ड पीछे पड़ गए आने की वजह से अब तुमको 100% यकीन हो गया होगा, कीवर्ड इज इलेक्टेड। और इससे तुम्हें ये बात भी समझ में आ गई होगी, कि जो एमएलएस का वोट है वो थोड़ा ही सही एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एमपीस का जो वोट का वैल्यू है वो एकदम कांस्टेंट होगा। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल, जब फॉर्मूला ही एक है तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू ही होने वाला है।
सो अगर मैं पिछले इलेक्शन का पार्टिसिपेशन करूं तो टोटल कंबाइंड वैल्यूज आई थी 10,98,903, जिसमें 5,49,408 वैल्यूज एमपीज की है एंड 5,49,495 फॉर एमएलए। अब जो तुम्हारे बीच में से होंगे भोले लोग, वो क्या करेंगे, वो इस वैल्यू को याद करने की कोशिश करेंगे। तो कृपा करके ऐसी गलती मत कीजिएगा। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। नो बडी इन द राइट सेंस इज गोइंग टू आस्क यू एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ दिस पार्ट। यहां पर कॉन्सेंट्रेट करो जहां कॉन्सेप्ट है, और एक ब्रॉड फिगर में से याद रख लेना कि कुछ तो 10 लाख समथिंग कुछ फिगर है। नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू दिस पार्ट ऑन दिस पार्ट। सो बी वेरी वेरी केयरफुली अंडरस्टैंडिंग द एंटायर पार्ट। सो अब हमने कर लिया the entire situation of proportional representation and let us continue आगे। अब हम लोगों ने सब कुछ तो कर लिया। हमने कर लिया इनडायरेक्ट इलेक्शन, हमें समझ में आ गया इनडायरेक्ट इलेक्शन। हमको ये भी समझ में आ गया कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब तुम्हें जो एक्चुअली स्ट्रेस कर रहा होगा कि ये जो थर्ड वर्ड है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बाद, दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये क्या है? एंड आई वुड सजेस्ट कि तुम इस पर ज़्यादा टेंशन अभी मत लो। सो मैं करूँगा सब कुछ, आई टेल यू एवरीथिंग, डोंट वरी, बट वील डू इट एट अ लेटर स्टेज, ताकि इसको मिक्सअप नहीं करेंगे। सो इस स्टेज पर हम एक डिटोर ले लेते, ओके। इन अदर वर्ड्स लेट अस गो टू अनदर पार्ट। तो हम ये करेंगे ज़रूर, लेकिन लेट अस अंडरस्टैंड दिस पार्ट। और जो नेक्स्ट पार्ट है, तो पहले मैं तुमको सारे एक्सप्लेन करूंगा एज इफ जैसे हम लोग ब्लैक बोर्ड पे करते थे, ओके। और फिर मैं तुमको सारी स्लाइड्स दिखा दूंगा ताकि यू कैन ऑल्सो स्टार्ट मेकिंग योर ओन नोट्स, ताकि दोनों काम हो जाएगा। तो फिर सारा ना रिविजन भी होता जाएगा, तुम्हारा आहा मोमेंट भी हो जाएगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस पार्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर होता है कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, उस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। सो अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इस तरह से होगा। सो आर्टिकल 58 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अगर मैं पढ़ लूँ तो मुझे कुछ क्वालिफिकेशंस मिल जाएगी विच शुड बी वेरी वेरी क्लियर। नंबर 1, अ पर्सन हु इजंट अ सिटीजन ऑफ इंडिया इजंट एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट। देखो लॉ में ना एक तरीके से लिखा जाता है, ओके, वो थोड़ा सा टॉर्चुअस लैंग्वेज होती है, लेकिन इट इज देयर फॉर द एडवांटेज ऑफ अवॉइडिंग एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। तो इन अ वे अगर मैं इसको सिंपल से बोलूँ, that if you want to be a president of India, you should be a citizen of India। उसी को ऐसे भी घुमा के बोला जा सकता है, बट एज आई टोल्ड यू लॉ हैज इट्स ओन लैंग्वेज। दूसरा इज अ पर्सन मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35। तो अ पर्सन मस्ट हैव कंप्लीटेड, तो यू शुड हैव मिनिमम एज ऑफ 35 ईयर्स, minimum age of 35 years। so 35 and above you are qualified। फिर ये लैंग्वेज बड़ी अच्छी है, इट सेज अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। अब ये बड़ा ट्विस्टेड लैंग्वेज है, और अगर तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो यू आर बाउंड टू मेक अ मिस्टेक। इट सेज अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर टू द हाउस ऑफ पीपल। इसको ऐसे नहीं बोलते, इसको ऐसे बोलो, दैट ही शुड हैव, whoever the person should have all the qualifications, मैंने ये नहीं बोला कि should be, मैंने बोला he should have all the qualifications of being a member of the Lok Sabha। very important line is of being a member of the Lok Sabha। so important बात यहाँ पर ये नहीं है कि उल्टा मत समझ लेना कि तुम लोकसभा के मेंबर होने चाहिए, ना 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 ना, दैट इज नॉट व्हाट आई सेड। आई सेड अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर बीइंग इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। एंड फाइनली नेगेटिव लैंग्वेज को हटा दिया जाए तो अ पर्सन मस्ट नॉट होल्ड अ गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मतलब यू शुड नॉट बी ऑक्यूपाइंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट
बी इट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट और अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो लैंग्वेज देखो, ये सारा ट्विस्टेड लैंग्वेज होता है, तो इसको अगर क्लियरली बोलेंगे तो सिंपल लैंग्वेज में कर देंगे, सिंपल लैंग्वेज में कर दो। तो सिंपल लैंग्वेज में यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके, यू शुड बी मिनिमम 35 years of age, minimum 35 years of age or above। फिर you should have all the qualifications, or rather you should be qualified to become or to be elected as a member of Lok Sabha, as a member of the House of People और मेंबर ऑफ लोकसभा। कृपा करके गलती मत करके आ जाना, ओके, कि तुम इसको बोल दो कि लोकसभा के मेंबर होने चाहिए, ऐसा मत कर देना। एंड फाइनली यू शुड नॉट बी ऑक्यूपाइंग, यू शुड नॉट बी ऑक्यूपाइंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो जब हम लोग अब पॉलिटिक करंट अफेयर्स करेंगे ना, तो हम लोग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे भी एक वीडियो बना लेंगे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बी इट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, बी इट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। ग्रेट, ओके। सो हमारे हो गए ये क्वालिफिकेशंस विच इज गिवन इन आर्टिकल 58, और चाहे तुम इस लैंग्वेज को समझ लो, चाहे जो मैंने सिंप्लीफाई करके किया है, चाहे उस लैंग्वेज को समझ लो, बात एक ही है। ग्रेट, अब हम आगे चलेंगे। अब जब हम आगे चलेंगे तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। सो अब हमको बहुत सारी चीज़ें यहाँ तक क्लैरिफाइड हो गई। हमने मेथड ऑफ इलेक्शंस बता दिया, हमने क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट पता समझ लिया फॉर द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। सो और हमने टाइम भी पता कर लिया। तो मैं तुम्हें सारे के सारे टर्म्स यहाँ पर क्लियर हो गया। हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की कैलकुलेशन भी कर ली, जो बहुत सारा काम हमारा हो गया है। अब हमारे पास है इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मेरे पास जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, उनकी क्वालिफिकेशन भी आ गई, और हमने देख लिया ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मोर देन और इक्वल टू 35 years of age, he should be not occupying office of profit, and he should have all the qualifications of being a Lok Sabha member। आगे चलते हैं। अब इसमें एक और बार फिर से इलेक्टोरल कॉलेज के दर्शन करके आते हैं। तो ये एक्चुअली मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ही पॉइंट किया है, तो वो नॉलेज बेस के लिए बहुत सारे इस तरह के ग्राफिक्स रिलीज करते हैं। सेज एज पर आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट and elected members of the legislative assemblies of all the states and also the NCT of Delhi and UT of Puducherry are members of the electoral college for presidential election, therefore nominated members cannot vote in this election। तो मैंने तुमको यही चीज़ इतने विस्तार में समझाई ताकि अब मुझे नहीं लगता कि जब तुम इसको समराइज करोगे तो इट विल एवर एस्केप योर memory and you will always going to remember this part। so ये हो गया as per article 54 of the constitution, ये हमारा इलेक्टोरल कॉलेज का कॉम्पोजिशन है। तो अब बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाइड हो गई है। अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए काफ़ी हद तक तैयारी हो चुकी है, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अब एक बार सारा का सारा समराइज कर लेते हैं, ताकि जब मैं समझाना चाहूँगा तो मुझे कोई खास प्रॉब्लम ना आए। ये है इनडायरेक्ट इलेक्शन, ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब तुम्हें समझ में आया होगा कि जो ट्रू ब्लू स्टडिंग होती है और जो ट्रू ब्लू टीचिंग होती है, जिसे मैं स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन बोलता हूँ, उसमें रेपिटेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बार बार अलग अलग एंगल से, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग पॉइंट को हाईलाइट करते हुए रिपीट होना चाहिए, ताकि ब्रेन को कोई मौका ना मिले टू फॉरगेट एनीथिंग। और यही लोग करते नहीं हैं, विच आई डोंट वांट यू टू डू। प्लीज एंश्योर द रेपिटेशन जरूर करो व्हाइल यू आर स्टडिंग। सो यू हैव इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब मैं एक बार सारे के सारे इसको कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, तुम्हें भी ना हो। इनडायरेक्ट इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज पार्टिसिपेट करेगा। इलेक्टोरल कॉलेज में ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट है, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली है, ऑफ
all the states and the NCT of Delhi, all elected word मिस मत करना, of NCT of Delhi and all elected MLAs of the UT of Puducherry. ओके, ये आर्टिकल 54 में क्लियरली मेंशन्ड है। याद रखना, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं पार्टिसिपेट करते। ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। आगे चलते हैं। फिर हमने नोटिस किया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसमें हर वोट की वैल्यू होती है। सो वोट ऑफ द एमएलए की वैल्यू होगी कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट डिवाइड, जो भी स्टेट के एमएलए की आप कैलकुलेट करो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स of the legislative assembly of that state, further divided by 1000 into 1/1000। जो भी वैल्यू आएगी वो एक की अलग आएगी, एक की थोड़ी सी अलग आएगी, एक की थोड़ी सी अलग आएगी, थोड़ा डिफरेंस होगा। जो भी टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द एमएलएस, इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द एमएलएस के ऑल द वोट्स को डिवाइड कर दो बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। टोटल इलेक्टेड है, ओके, वो आएगी हर वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एवरी एमपी, जो कि ऑटोमेटिकली एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। इसीलिए इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ग्रेट। इलेक्टोरल कॉलेज का काम, और ये सारे कंडक्ट कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी एक क्वेश्चन आता है। और आर्टिकल 62 के अनुसार ये इलेक्शन का काम हो जाना चाहिए बिफोर द टर्म एंड्स फॉर द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट, जो कि है 5 years from the day that he assumes office। सब कुछ पढ़ा दिया मैंने, सब कुछ। पूछो अब कोई क्या क्वेश्चन पूछोगे इसमें से। सो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग ऑन दिस मैटर टिल दिस पॉइंट। फिर हमने इस बात में सोचा कि जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, जो हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, उनके पास उनकी कोई क्वालिफिकेशन स्पेशल है क्या? बिल्कुल है। सो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सो जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन है वो है 35 years ऑफ एज, उनकी एज होनी चाहिए या अबव, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, वेरी गुड। ही शुड बी not occupying an office of profit, he should not be occupying any office of profit। और सबसे मज़ेदार बात, जो कि लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग कर देती है, दैट यू शुड हैव ऑल द क्वालिफिकेशंस ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा हाउस ऑफ पीपल वर्ड यूज किया हुआ। यहां से अब हम आगे चलेंगे और इस पॉइंट को, अब इसी पॉइंट से एक पिक्चर दिखाऊंगा मैं तुमको। ओके, तो पिक्चर जो है वो ये है। अब ये पिक्चर क्या है? सो ये हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और द कमिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मैडम द्रौपदी मुर्मू इज बीइंग सपोर्टेड बाय द रूलिंग अलायंस और द रूलिंग गवर्नमेंट ऑफ एनडीए। अब ये जरूरी क्या है? ये पिक्चर क्या है? व्हाट इज दिस पिक्चर? सो इस पिक्चर को समझने के लिए मिस्टर मोदी का, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ये ट्वीट पढ़ो। तो ये ट्वीट है, ओके, और ये ट्वीट इज अर्लियर टुडे accompanied leaders from different parties for the filing of nomination papers of Srimati Draupadi Murmu ji
तो लोग बोलते हैं सोशल मीडिया से पढ़ा नहीं जाता, सब पढ़ा जाता है, पढ़ने वाला होना चाहिए। So earlier today, a company leaders from different parties for the filing of nomination papers और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ये क्या हो रहा है? नॉमिनेशन पेपर कहाँ से आ गया? स्टोरी कंटिन्यू करते। तो अब हमने क्या किया था? हमने किया था प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को हमने बोला कि आपकी कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए आर्टिकल 58 में। फिर हमने वो कैंडिडेट की क्वालिफिकेशंस कर ली। अब वो जो क्वालिफिकेशंस है उसके बेसिस पर जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो नॉमिनेशन पेपर्स भरेंगे। वो क्या भरेंगे? नॉमिनेशन पेपर्स, नामांकन पत्र। ये जो नॉमिनेशन पेपर्स है ये किसको भरेंगे? ये भरेंगे टू द रिटर्निंग ऑफिसर, जिनको की नियुक्त किया गया है, जिनको असाइन किया गया है द ड्यूटी टू कंडक्ट द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, तो ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है ये कौन होते हैं? अब ये भी बड़ी बात है, अब देखो कनेक्शन करते जा रहे हैं। तो रिटर्निंग ऑफिसर कौन है? रिटर्निंग ऑफिसर वो ऑफिसर है जो कि एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस करेंगे एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू डू दिस पर्टिकुलर पर्पस ऑफ फंक्शन। रिटर्निंग ऑफिसर दो में से एक हो सकते हैं। ये एक हो सकते हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा सेक्रेटेरिएट, या फिर ये हो सकते हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा सेक्रेटेरिएट। तुम्हारे मन में 50 विचार आए होंगे कि यार ये और क्यों बोल दिया, और किसी एक का नाम होना चाहिए? नो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। देयर इज गोइंग टू बी नो कॉन्फ्लिक्ट इन दिस। तो अगर तुम्हारे मन में ऐसा आ रहा है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट होने वाला, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने वाला। इसका रीजन ये है कि ये बाय टर्न्स लेते, ऑन बाय रोटेशन बेसिस होता है। मतलब जैसे अगर हमारे प्रेसिडेंट साहब इलेक्शन रामनाथ कोविंद साहब के समय द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा सेक्रेटेरिएट अगर वो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, तो अब जो इलेक्शंस हो रहा है उसमें सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा सेक्रेटेरिएट रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। और इन अदर वर्ड्स अगले इलेक्शन में फिर से ये होंगे, अगले इलेक्शन में फिर से होंगे। सो कोई कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट ही नहीं होता, बाय रोटेशन होता है। तो आप नॉमिनेशन पेपर भरोगे और इस नॉमिनेशन पेपर में आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट, यस। तो 15,000 रुपीज़ का एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी होता है जो कि आरबीआई बॉन्ड के फॉर्म में आप सबमिट कर सकते हैं। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। ओके, बताओ मैंने इतना डिटेल में तुमने आज तक कभी कहीं पर भी पढ़ा है? नो। सो ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है, ऐसा थॉट तो तुम्हारे आ ही रहा होगा, क्या ये रिफंडेबल होता है कि नहीं होता? रिफंडेबल होता है, ये रिफंड हो जाता है, लेकिन ये रिफंडेबल होता है, लेकिन अगर इफ तुम्हें जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स मिले, अगर ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है और इनको टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है जो इनको मिले वॉज लेस देन 1/6 ऑफ द टोटल वोट्स, ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, जितने भी वैलिड वोट्स पड़े उसके 1/6 से कम मिले आपको, तो आपका ये अमाउंट जब्त हो जाएगा, जिसे तुमने सुना होगा, जिसे जमानत जब्त होना बोलते हैं, और व्हाट इज कॉल्ड एज फोरफीचर ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हें आ सकते हैं। बी वेरी वेरी विजिलेंट ऑन दिस पार्ट। तो जब प्रोसीजर पढ़ ही रहे हो तो फिर पूरा पढ़ो। तो फिर से मोदी जी की ये ट्वीट देख लेते हैं। अब मोदी जी का ट्वीट क्या बोल रहा है? सो मोदी जी का ट्वीट बोल रहे हैं, सेज अर्लियर टुडे, मतलब ये उस दिन का ही होगा, ए कंपनी लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज फॉर फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स।
अब फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में ये सारे के सारे लीडर्स, इतने सारे लीडर्स क्यों गए? बिकॉज इस नॉमिनेशन पेपर को फाइल करने के लिए, इस नॉमिनेशन पेपर्स के लिए, इन नॉमिनेशन पेपर्स के लिए अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आपके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ये तो ठीक है, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है, ये भी ठीक है, ये सारा तो ठीक ही है, लेकिन उसके साथ साथ वी ऑल्सो हैव टू गेट व्हाट इज कॉल्ड एज प्रपोजर्स। क्या वर्ड यूज किया मैंने? प्रपोजर्स। मैंने क्या बोला? प्रपोजर्स। आपके नाम को प्रपोज किया जाना चाहिए, और आपके नाम को प्रपोज करने के लिए एनी 50 मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज की जरूरत है। मैं फिर बोल रहा हूं, एनी 50 मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज की जरूरत है। लाइन समझने की कोशिश करो। इलेक्टोरल कॉलेज क्या था? इलेक्टोरल कॉलेज था ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट and all elected members of legislative assemblies of all states and the NCT of Delhi and Puducherry। इनमें से किन्हीं भी 50 मेंबर्स से आपको प्रपोज कराना है आपका नाम। ओके, अभी अगर तुम्हें लग रहा होगा कि कठिन काम है, तो काफ़ी कठिन काम है, तो आप ये जो देख रहे हैं ये सब प्रपोज करने गए हैं। सो यू नीड 50 मेंबर्स, तभी तुम्हें दिख रहा होगा कि सो मेनी मेंबर्स, व्हाई आर दे ओवर हियर, एंड ये सब who's who है, द प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ द रूलिंग अलायंस, प्लस वो भी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि एनडीए के साथ में है, जो कि मैडम द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो पहले आप प्रपोज करेंगे उनका नाम, एनी 50 मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज उस नॉमिनेशन पेपर के साथ होगा। पहले तो यही काफ़ी कठिन काम है। ओके, अब सेकंड कठिन काम ये है कि यहां पर कहानी खत्म नहीं हुई है। नाउ यू नीड सेकेंडर्स ऑल्सो। अब ये क्या हो गया? तो 50 मेंबर्स प्रपोज करेंगे और 50 मेंबर्स सेकेंड करेंगे तुम्हारा नाम। अनदर 50 मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज को लेकर आओ और वो आपका नाम सेकेंड करेंगे, तब जाकर तो देखो क्या क्या हो गया इधर, क्या क्या यहां पर हो गया। सर हमने क्वालिफिकेशन देख ली, काफ़ी टफ थी, सिक्योरिटी डिपॉजिट देख लिया, काफ़ी टफ था, फिर हमने प्रपोजल्स 50 मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, इट्स अ बिग थिंग। ऑल्सो अनदर 50 मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज सेकेंड करेंगे। ये इतना ख्याल क्यों रखा जा रहा है बेटा? हेड ऑफ द स्टेट, द हाईएस्ट ऑफिस इन इंडिया का इलेक्शन हो रहा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसीलिए हम इस मेथड से स्क्रीन करते हैं। क्या स्क्रीनिंग करते हैं? स्क्रीनिंग ये करते हैं कि कोई भी फ्रिवलस कैंडिडेट या कोई ऐसा पर्सन जो कि वो डज नॉट इवन, मतलब आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। तो ये स्क्रीनिंग मैकेनिज्म है जिससे कि वी फिल्टर आउट एनी ऑफ दोस्त जो कि सिर्फ टाइम पास में एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नॉमिनेशन भर देंगे। वी डोंट वांट टू आस्क देम टू डू, एंड दैट इज व्हाई these are various methods of keeping the presidential election very very serious. So that is the reason हमारे पास प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट होता है। सो हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को टू प्रिवेंट एनी फ्रिवलस पीपल, एनी पीपल जिनको इस पोस्ट में सिर्फ सम पीपल माइट जस्ट फिल नॉमिनेशन पेपर ओनली फॉर द सेक ऑफ पब्लिसिटी, जो हम नहीं होने देंगे। तो हमने अब बहुत कुछ ख़त्म कर दिया, अब तो बहुत ही ज़्यादा। अब मैं रिवाइज भी नहीं करूँगा,
ओके, अब मैं सिर्फ ऐसे टिप्स बोलूँगा और पॉइंट्स बोलूँगा और तुम लोग खुद अपनी अपनी जगह पे जहाँ पर भी बैठ के देख रहे हो ये वीडियो, तुम लोग खुद ही कर लो। सो हमने क्या कर लिया, तो हमने देख लिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब देखो अब तुम्हें मैं समझा रहा हूँ कि कैसे तुम्हारा ब्रेन एक बार ठीक से पढ़ा दिया जाए तो उसको कैसे वो रिकॉल करता है एट अ लाइटनिंग स्पीड, बिकॉज लाइटनिंग की तरह याद होगा। अब देखो कैसे समझ में आएगा। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, अब देखो हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हुए जाएंगे। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज कंडक्टेड बाय डैश इलेक्शन by dash representation and dash dash वोट। ओह देखा, अब देखो, अब तुम्हें पता चलेगा क्यों मैं तुम्हें बोलता हूं कि व्हेन आई टीच यू 24 कैरेट रॉक सॉलिड। तुम्हें अपने आप ब्रेन इसको कवर करने लगेगा और बोलेंगे सर इनडायरेक्ट इलेक्शन by proportional representation and single transferable vote। बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन देखो, अब देखो इसको समझो, तब तुम्हें एक्चुअली तुम्हारे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि तुम्हें सब्जेक्ट पूरा आता है। ओके, इनडायरेक्ट इलेक्शन इज डन बाय डैश कॉलेज formed by dash dash of India। ओहो, कैसी बात है, तुम्हारा ब्रेन अपने आप जगह भर देगा। ओके, वो बोलेंगे इलेक्टोरल कॉलेज formed by इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो अब तुम एंजॉय करोगे नहीं, सब्जेक्ट पढ़ना और सब्जेक्ट को ऑब्जॉर्व करने में जमीन आसमान का फर्क है। फिर आएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ। तो इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ, उसमें आएंगे ऑल डैश मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ऑल डैश मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, all dash members of MLAs of all dash of NCT of dash all dash MLAs of UT of dash। बताओ, इसको कहते हैं ड्रिलिंग इन योर हेड। अब तुमको सपने में भी आएगा ना तो तुम गलत नहीं करने वाले। वेरी गुड, आगे हमको समझ में आ गया। क्या आंसर दोगे? तो ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ एनसीटी और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव। यहाँ पर आएगा ऑफ ऑल स्टेट्स, of all elected members of NCT of Delhi, all elected members of UT of Puducherry। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट इलेक्शन, ये हो गया खत्म। अब चलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाई? बिकॉज एवरी वोट of the electoral college members is given a dash। अरे बाबा, ये हमको मालूम है, वैल्यू। ओके, सो लेट अस कैलकुलेट द वोट ऑफ अ एमएलए का वैल्यू। डैश ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय डैश ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट into 1 upon डैश। अरे कैसी बातें कर रहे हो, हमको एकदम समझ में आ गया है। देखें आंसर रेडी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर डालोगे टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट इनटू 1/1000। कमाल कर दिया यार, तुम लोगों ने कमाल कर दिया, दिल खुश हो गया, वेरी गुड। फिर कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ एन एमपीज वोट। फिर हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी।
तो हम क्या करेंगे, डैश वैल्यू ऑफ ऑल MLAs ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डैश मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, अब हम गलत थोड़ा ना करने वाले। अब हम कहें तो टोटल वैल्यू इसमें क्या है सर, टोटल वैल्यू। सो ये टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द वोट्स ऑफ MLAs ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये वोट आएगा वैल्यू एवरी MP का, which is going to be a constant value or a same value। very nice, ऐसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट को। फिर हम कंटिन्यू करेंगे with regards to this understanding और आगे देखते हैं इसमें। अरे यहाँ ख़त्म थोड़ा ना हो ये बात। ओके तो मैं तो रिवाइज करा, मैंने तो रिवाइज नहीं कराना। मैंने तुमको प्रॉमिस किया था आज के बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से तुम्हें जो मर्जी क्वेश्चन आएगा यू शुड बी एबल टू डिस्ट्रॉय द कंपटीशन। सो कंपटीशन डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी हो जाओ। नेक्स्ट करेंगे सो प्रेसिडेंट इलेक्शन या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए द कैंडिडेट शुड बी ओके। सो इलेक्शन कैंडिडेट के लिए क्वालिफिकेशन शुड बी, so qualification is number 1, he or she should be dash of India। oh, he or she should be dash of age, he or she should be not occupying dash। okay, and अभी मैंने गलती से हिंट भी दे दिया, बताओ। and he or she should be having all qualifications of becoming a member of dash। अरे कैसी बातें कर रहे हो, हद ही होगी। अब तो चैंपियन हो चुके हैं, अब क्या टेंशन है। he should be or she should be a citizen of India, he should be at least 35 years of age or above, should not be occupying office of profit, have all the qualification of becoming a member of the House of People या फिर लोकसभा। बहुत ही खतरनाक आंसरिंग होते हुए मुझे पूरा यकीन हो गया है अब तुमको रात को 3 बजे भी फ़ोन करेंगे तो तुम इसी का ही आंसर दोगे। ओके अरे अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अब आप नॉमिनेशन पेपर पढ़ोगे। सो द नॉमिनेशन पेपर्स must be having a security deposit अरे of dash, okay, dash rupees, all right। this is refundable unless and until you get or the candidate gets less than dash votes। nomination papers must be proposed by dash number of members of the electoral college, and the nomination papers must be seconded by dash number of members of the electoral college। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप, कैसे तुम कंफ्यूज हो ही नहीं सकते, कोई टेंशन ही नहीं, क्या बात कर रहे हो। लेट्स डू इट। 15,000 रुपीज़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, रिफंडेबल है अनटिल अनलेस इफ यू गेट लेस देन 1/6 ऑफ द वोट्स, ये पैसा फॉरफीट हो जाएगा, इन अदर वर्ड्स जब्त हो जाएगा। आपका नाम मस्ट बी प्रपोज बाय एटलीस्ट 15 नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज एंड सेकेंडेड बाय 50 numbers of the members of the electoral college। अरे ये इलेक्शन कंडक्ट कौन कर रहा है, ये कौन इलेक्शन कंडक्ट कर रहा है। अरे द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इज डन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हु अपॉइंट्स अ रिटर्निंग ऑफिसर। कौन होगा रिटर्निंग ऑफिसर? रिटर्निंग ऑफिसर कैन बी
can be dash or dash. Who will take by rotation this responsibility? fill up the blank. अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लैंक है, कोई टेंशन नहीं है। इसमें है द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा सेक्रेटेरिएट और द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द राज्यसभा सेक्रेटेरिएट। सो दो में से एक है सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा सेक्रेटेरिएट और द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द राज्यसभा सेक्रेटेरिएट। बहुत ही बढ़िया रिवीजन। आई होप तुमको ये बात एब्सोल्यूटली क्लियर हो गई है। इसको कहते हैं 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन। इससे पढ़ते हैं चैंपियंस। सो दिस इज हाउ यू डू इट। अब हम स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने तुम्हें पहले ही प्रॉमिस किया था हम बहुत डिटेल में जाएंगे। लेट अस कंटिन्यू अहेड। अब एक वर्ड को समझना बड़ा जरूरी हो जाएगा और वो वर्ड इज कोटा। ना ये वर्ड आपको समझना बड़ा जरूरी हो जाएगा। इसको बोलते हैं कोटा। सी, कोटा समझने से पहले तुमको ये बात समझना पड़ेगा कि आमतौर पे जब इलेक्शंस होते हैं, तो सपोज 4 कैंडिडेट्स है ए बी सी और डी। कोई मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स तो विन नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं बोला जाएगा कि तुम्हें ना सपोज 100 वोटर्स है तो भाई तुम्हें ना 50 आने ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। आमतौर पे जो चुनाव होता है उसमें सिर्फ ये होता है कि किसको सबसे ज़्यादा मिले, सिंपल एज दैट। सो सपोज ए को मिले 40 वोट और बी को मिले 30 वोट्स और सी को मिले 20 वोट्स और डी को मिले 10 वोट्स। बड़ा बुरा हाल चल रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी ए जीता हुआ माना जाएगा। वाई? बिकॉज इस मेथड को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बोलते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है उसमें कोई मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स नहीं होता। उसमें होता है तुम जीत जाओ, ओके, चाहे तुम सबके बहुत बुरे मार्क्स आए लेकिन जिसके सबसे बेटर आए उसको जिता दिया। वैसे जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स आए उसको जिता दिया जाता है। इसमें कोई मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स की वैल्यू नहीं होती। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में या फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में जैसा बोला जाता है, ऐसा नहीं होता। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में एक कोटा अचीव करना ज़रूरी होता है। तो ये कोटा क्या होता है? तो कोटा भी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसमें क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में जो कोटा अचीव करना होता है, यहाँ पर कोई मिनिमम नहीं है। यहाँ पर आपको मिनिमम कोटा नंबर ऑफ वोट्स होने चाहिए। अब कोटा नंबर क्या होता है, फॉर्मूला कर लेते हैं। इसमें फॉर्मूला इज टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। हाँ, जो वैलिड वोट्स है उसको देखो, डिवाइड करो बाय टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस। जितनी भी पोजीशंस है, पोस्ट है, जैसे कितने प्रेसिडेंट बनाओगे? सर एक ही बनाएंगे। अच्छा, +1 तो लेट्स डू दिस पार्ट। तो टोटल वोट्स कितने थे? इधर थे 100। तो इधर लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। इधर है 100 और 1 प्रेसिडेंट 51। ये क्या है? मिनिमम यू मस्ट अचीव और गेट 51 वोट्स। अगर 51 वोट्स नहीं आते हम तुम्हें विनर नहीं डिक्लेयर करेंगे। सो यहाँ पर विनर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर विनर को जिसको सपोज इसको मैं ABCD 4 कैंडिडेट्स की जगह FGHIJKLMNOPQ ऐसे करके मैं बहुत सारे कैंडिडेट बनाऊँ। हो सकता है ऐसा भी दिन आया हो कि ए को 20 वोट आए, ओके, इस बेचारे को 5 वोट आए, वो इसको 2 वोट आए, वो इसको एक वोट आया, वो इसको 2 वोट आए, इसको 3 वोट आए। ये क्या है, बड़ा बुरा हाल चल रहा है। 20 वोट पे जीत गया। हाँ, 20 वोट पे जीत गया तो क्या हुआ? इट इज़ नॉट अबाउट कि तुम्हें बेयर मिनिमम कितने वोट्स मिले, नोबडी केयर्स।
इस केस में हाउएवर यू हैव टू अचीव कोटा। तो अगर तुम इस आर्टिकल को देखोगे तो इसमें बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है, और अब तो मैंने तुम्हें समझा दिया, तो अब तुमको बिल्कुल आहा मोमेंट हो जाएगा। इट सेज द विनिंग कैंडिडेट नीड्स टू सिक्योर अ सर्टन कोटा वोट्स विच इज 50% ऑफ द वोट्स पोल्ड प्लस वन, 50% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड प्लस वन। अब ये 50% इसलिए बोला है बिकॉज एक ही प्रेसिडेंट है। अब बाई चांस अगर आपके पास जैसे कंपनी बोर्ड बन रहा होता है या फिर इस तरह का बोर्ड द काउंसिल्स बन रहे होते हैं, तो उसमें कभी कभी 2 सेक्रेटरीज 3 सेक्रेटरीज को एक साथ अपॉइंट किया जाता है, तब वहाँ पर 50% नहीं होगा। वो फॉर्मूला जो एग्जैक्ट है वो फॉर्मूला इज टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोजीशंस प्लस वन। तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट साहब के लिए इट विल बी 50% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड। सो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। इससे ये क्यों करते हो, नहीं ये क्यों करें, अरे मैंने तुम्हें पहले बताया ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है बिकॉज ये मेरे प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन है, ये इंडिया का हाईएस्ट ऑफिस का इलेक्शन हो रहा है। यहाँ पर हमको इंश्योर करना है कि जो भी इलेक्शन हो रहा है उसमें कोई कमी पेशी ना रह जाए। बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग्स चेक करेंगे, चाहे हम क्वालिफिकेशंस का करेंगे, चाहे नॉमिनेशन का प्रोसेस करेंगे, चाहे प्रपोजल्स का प्रोसेस करेंगे, चाहे सेकेंडर्स का वो प्रोसेस करेंगे, चाहे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और एक इंटरेस्टिंग बात है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो भी वोटिंग करते हैं, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज जो भी वोटिंग करता है, इस इलेक्टोरल कॉलेज को कोई पॉलिटिकल पार्टी का डायरेक्शन नहीं सुनना पड़ता। तो आम तौर पे अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हो, फॉर एग्जांपल आप ए को रिप्रेजेंट करते हो, तो ए पॉलिटिकल पार्टी आपके नाम पर एक विप इशू करेगा। विप एक तरह से डायरेक्शन होता है कि जो हम बोल रहे हैं उसी को वोट करना। लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में विप को अलाउ नहीं किया जाता, और विप इज नॉट एप्लीकेबल इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये बहुत अच्छा हुआ, इससे क्या होगा कि जो भी तुम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करोगे वो फ्री विल से करोगे। ओहो, ये बड़ी बात है, फ्री विल हो रहा है, और इसीलिए इसको सीक्रेट बैलेट बोला जाता है। इट इज कॉल्ड एज सीक्रेट बैलेट। कोई भी नहीं पूछ सकता तुमको कि तुमने किसको वोट किया। तो ऑल्दो तुम करते हो, ऑब्वियसली कोशिश तो ये करोगे तो मतलब पार्टी लाइन्स पे वोट करोगे, लेकिन देयर इज नो बाउंडेशन सो टू से टू वोट एज पर द डायरेक्शन ऑफ योर पॉलिटिकल पार्टी। ये बहुत बड़ी बात है। ऑल्सो हमने यहाँ पे नोटिस किया कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, तुम्हारे मन में ख्याल आएगा कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यूज़ क्यों करते हैं। और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि मतलब कभी कभी मतलब 20 वोट पे जीत रहे, कोई मजाक हो रहा है, नहीं नहीं, इसलिए होता है बिकॉज ये ईजी है। ईजी है तो इकोनॉमिकल है, और इकोनॉमिकल होने की वजह से हमें रिजल्ट फटाफट आ जाता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें रिजल्ट फटाफट आ जाता है, ये बड़ा ज़रूरी है सर। रिजल्ट आने से काम हो जाता है। अब देखो, हम जब आम चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा में, विधानसभा में, कितने वोटर्स कितने चुनाव, कितने कैंडिडेट्स। हमारा फर्स्ट पर्पस ये होता है कि अब चुनाव का रिजल्ट आ जाए और जल्दी जल्दी आ जाए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ईजी है, इकोनॉमिकल है और रिजल्ट ओरिएंटेड है, फटाफट रिजल्ट आएगा। बट ये बात भी सही है, हाँ ये बात भी सही है, इसमें भी कुछ शक नहीं है कि ये कोई बहुत एफिशिएंट मेथड नहीं है। हाँ, ये कोई एफिशिएंट मेथड, अरे एफिशिएंट मेथड ढूंढने जाओगे तो वो इकोनॉमिकल थोड़ा ना रहेगा, वो तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, वो तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हाँ, और जब डिफ़िकल्ट हो जाएगा तो इतने सारे इलेक्शंस हो रहे हैं, कहाँ से लाएंगे हम इतना सारा फंडिंग, कितना सा आएंगे रिसोर्सेस, ओहो। लेकिन ये मेरे प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन है, इसमें मैं कोई टेंशन नहीं चाहता। मुझे चाहिए द मोस्ट एफिशिएंट मेथड, चाहे वो कितना डिफ़िकल्ट हो, चाहे वो कितना एक्सपेंसिव हो। इसीलिए मैं करता हूँ कोटा सिस्टम। मुझे चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स,
तब तक मैं विनर को डिक्लेयर नहीं करूँगा। ओके, मिनिमम वो कोटा का क्या होगा सर? मिनिमम और कोटा अचीव करना का आइडिया होगा टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस, जो कि इस केस में होगा ऑफ द प्रेसिडेंट विल बी 1 + 1 + 1, तो कम से कम 51 होना चाहिए। अगर 100 है मतलब 50% + 1। ओके, सो सिंपल इज 50% + 1। ये तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ अगर 100 वोट्स का होगा। सो दिस इज 50% + 1। ग्रेट, ब्रिंगिंग अस टू द लास्ट पार्ट ऑफ द डे। वाला, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में अब हम इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम करेंगे। नाउ द कॉन्टेक्स्ट हियर इज कि अब हमको सारी चीज़ें आ गई है विद रिगार्ड्स टू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। अब हम करेंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो फिर उसके बाद तुम हो गए चैंपियन। सो यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग विद रिगार्ड्स टू द एंटायर थिंग। So the single transferable vote system, the single transferable vote system में करते क्या है? देखो, पहले मैं तुम्हें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से पहले मैं तुम्हें वो पुराना ज़माने वाला ही सब समझा देता हूँ जो अभी अभी हमने किया था कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में, या फिर आम तौर पे आप लोग क्या करते हो सर? आम तौर पे क्या होता है कि जब वोटर जाता है वो एक किसी को वोटर गया और वोटर ने किसी एक कैंडिडेट को, कैंडिडेट नंबर 1 को चूज़ कर लिया। जब आप एक को चूज़ कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने बाकी सबको, रिमाइंडर को रिजेक्ट कर दिया। सो द रिमाइंडर हैज़ बीन रिजेक्टेड। तो ये ऑल और नन है, इसको फुल मार्क्स है, इसके 0 है। ओके, इसको फुल मार्क्स है, बाकियों को 0 है। सो एक को सेलेक्ट करना मतलब ऑटोमेटिकली बाकी सब लोगों को रिजेक्ट करना है। ओके, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में ऐसे नहीं होता। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में रैंकिंग होती है। रैंकिंग कैसे होती है? तो वोटर जब किसी कैंडिडेट के पास वोट करने जा रहा होता है तो वो कैंडिडेट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करता, जैसा यहां पर हो रहा था। ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं हो रहा ना, यहां पर वो रैंकिंग करता है। इन अदर वर्ड्स वो प्रेफरेंस देता है। ओके, तो वो ये बात बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे ही जस्ट फॉर द एग्जाम्पल समझ लेते हैं, तो सपोज हमारे पास 4 कैंडिडेट्स है। ओके, तो ABCD है, तो ABCD, तो जब वोटर आम तौर पे जाता तो वो A को चूज करता और बाकी सबको रिजेक्ट कर देता, बाकी सब 0-0 हो जाते। ऐसा नहीं है इधर। ये प्रेफरेंस बताएगा, बोलेगा मेरी पहली चॉइस सपोज A है और मेरी सेकंड चॉइस ये है। आमतौर पे इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 2 ही चॉइसेस करते हैं, लेकिन आप ऐसे जस्ट फॉर द एग्जांपल आप समझ सकते हो कि थर्ड चॉइस मेरी ये है, फोर्थ चॉइस मेरी ये है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो देखा जाए तो आपने किसी को रिजेक्ट ही नहीं किया। प्लीज रिमेंबर, आमतौर पे हमारे इलेक्शन में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में केवल 2 प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं। ओके, दैट इज मोर देन इनफ। और थर्ड और फोर्थ की तो कोई बात ही नहीं होती। सो दैट्स द एंटायर सिनेरियो, बट जस्ट फॉर द एग्जांपल से हमने बोला फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस। अब इस बात को समझते हैं कि जो फोर्थ प्रेफरेंस है, ओके, वो लास्ट प्रेफरेंस है। तो हम लोग, सब लोग, सारे वोटर्स को बोलेंगे तुम ना वोटिंग करो, और फिर हम काउंटिंग करेंगे। जब हम काउंटिंग करेंगे तो हम केवल फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट्स को काउंट करेंगे, किस किस को कितने कितने फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स मिले। तो मान के चलते हैं कि 10 वोटर्स थे, इनको जनाब को 6 मिल गए फर्स्ट प्रेफरेंस वोट, इनको 3 मिले, इनको 1 मिला, इन भाई साहब को मिला ही नहीं, ओ किसी ने फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दिया, नेवर माइंड। तो हम देखेंगे ए को 6 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स मिले। खुश हो जाओ, क्यों? क्योंकि सर जी जीत गए। क्यों? कोटा है। कोटा क्या है? टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स 10 डिवाइडेड बाय 1 + 1 + 1
6। जीत गए सर, जीत गए, बहुत ही बढ़िया। सो ही हैज अचीव्ड कोटा। प्लीज रिमेंबर, इनकी विक्ट्री इसलिए नहीं हुई है, इनकी विक्ट्री इसलिए नहीं हुई है क्योंकि इनको मैक्सिमम वोट्स मिले। इनकी विक्ट्री इसलिए हुई है बिकॉज इनको कोटा नंबर ऑफ वोट्स मिल गए और ही हैज अचीव्ड कोटा। लैंग्वेज पकड़ो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट ऐसा भी तो हो सकता है, क्या हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी को कोटा मिले ही ना। अब हो जाएगी कठिनाई। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में मान के चलो एक कंडीशन है जिसमें ए बी सी और डी है, इनको 4 वोट्स मिले जो कि फर्स्ट प्रेफरेंस वाले हैं, इनको 3 वोट्स मिले जो कि फर्स्ट प्रेफरेंस वाले हैं, इनको 2 वोट्स मिले जो फर्स्ट प्रेफरेंस वाले, और 1 वोट मिला जो कि फर्स्ट प्रेफरेंस वाले। सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। या फिर इसको और भी सिंपल करना चाहते हो तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, 5 इसको मिले, 2 इसको मिले, 2 इसको मिले और 1 इसको, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू कीप इट शॉर्ट। अब कौन जीता? बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है, कोई नहीं जीता। क्यों नहीं जीता? वो इसलिए नहीं जीता बिकॉज जो कोटा है वो अचीव नहीं हुआ। कोटा क्या था? कोटा था 6 वोट्स, कम से कम 6 वोट्स। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है और एक अच्छी बात भी है। प्रॉब्लम यह है कि कोटा किसी ने नहीं अचीव किया। अच्छी बात यह है कि किसी एक को सबसे कम नंबर ऑफ वोट्स मिले। हाँ हाँ, सबसे कम वोट्स मिले। नाउ प्लीज अज्यूम मैं यहाँ पे सिर्फ वोट नंबर गिन रहा हूँ। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एक्चुअल इलेक्शन में वैल्यू भी काउंट होगा, तो वो वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अभी के लिए एज्यूम करो कि डी को सबसे कम वोट्स मिले। हाँ, तो हम क्या करेंगे, जिसको सबसे कम वोट्स मिले उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। ओ, इज आउट ऑफ द रेस, बाय बाय, आपको हमने एलिमिनेट कर दिया, नो प्रॉब्लम। अब क्या होगा? अब जिसको हमने एलिमिनेट कर दिया, इसके वोट को ध्यान से देखो। तो ये वोट डी का वोट है, तो डी साहब तो चले गए। हाँ, तो इनका वोट हमारे पास है। तो अब मैं इनका वोट दिखा रहा हूँ तुमको। तो इनका वोट क्या है? तो यहाँ पे लिखा है ए बी सी डी। ये डी का वोट कैसे है? क्योंकि किसी वोटर ने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था। ओ यस, इसीलिए डी का वोट, ये डी का वोट कहलाता है। वेरी गुड सर। अब ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से। इसमें ए के नाम के आगे 2 लिखा हुआ है, मतलब वो इनका सेकंड प्रेफरेंस वोट है। यस, ये जो सेकंड प्रेफरेंस वोट है, ध्यान से सुना, ये ए के नाम के आगे, और डी जो है उसके नाम के आगे 1 था। पर डी तो आउट ऑफ द रेस हो गया ना, लेकिन वोट उसका वोट हमारे पास ये। ओके, ये जो वोट है इसको उठाकर मैं उसको ट्रांसफर कर दूंगा जिसके नाम के आगे सेकंड प्रेफरेंस लिखा हुआ है। अच्छा, तो ये वोट ओ ओ ओ ओ ओ ओ ट्रांसफर हो गया ए के पास। तो ए के पास ओरिजिनली थे 5 वोट्स, एक और आ गया 6 वोट्स। मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें मिल गया कोटा, तुम जीत गए। वोटिंग कितने बार करी तुमने? वोटिंग करी सिंगल टाइम, और ये वोट ट्रांसफरेबल था। दिस वोट was transferable, hence called as single transferable। खत्म। This is what is called as 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन। सो जब अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे तो आपको एक एक वर्ड क्लियरली समझ में आएगा। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द इंट्रिकेसीज। और मैं तुम्हें यह भी सूचना देना चाहता हूँ कि इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हिस्ट्री में, एक्सेप्ट विद द एक्सेप्शन ऑफ प्रेसिडेंट वीवी गिरी, सारे प्रेसिडेंट्स फर्स्ट चॉइस वोट्स में ही जीत गए।
प्रेसिडेंट वीवी गिरी के लिए सेकंड प्रेफरेंस वोट की काउंटिंग हुई थी और नीलम संजीवा रेड्डी प्रेसिडेंट सर जब बने थे तब वो अनओपोज जीते थे। इस बार क्या होगा ये हम देखेंगे, बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड। क्लियर है? each MP and MLA indicates his or her choices in case of multiple candidates in an order of preference. Each is on the basis of preference. Acceptance और rejection नहीं चल रहा. It is not about acceptance, it is not about rejection. मैं किसी एक को सेलेक्ट करके बाकियों को रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ. दिस इज वाई इट इज कॉल्ड एज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. सो फ्रेंड्स, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था, दिस इज हाउ आई टीच, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रॉक सॉलिड प्रिपरेशन. अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी मदद करूं इन गिविंग यू अ रियलिस्टिक चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी. ऑप्शनल कार्निवल भी स्टार्ट हो गया है, यूपीएससी सीएससी बैचेस लॉन्च हो गए हैं. ओके, ये बाइलिंगुअल कोर्स है. आपने मेरा कोड यूज़ करना है SIDLIVE SIDLIVE, और सब्जेक्ट को समझो और कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड यू हैव एंजॉयड दिस. एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आपने लेना है. यू आर अ वाइस गैंग ऑफ स्टूडेंट्स. टेक अ वाइस डिसीजन, बट टेक इट नाउ. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you and Jai Hind. And if you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.